हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स और आज अपने जो इसका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस पिछली वीडियो में जो टॉपिक था वो था अपने पास अर्थ के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, वो अपने पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे लगता है उत्तरी गोलार्ध में, और साउदर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें कैसे लगता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो कैसे लगता है, वो सारा कुछ अपने डिस्कस किया था। ठीक है, वो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज अपना जो मेन टॉपिक है, देखो आपकी बुक के हिसाब से बीएससी की, तो वो तो है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट। और ये इफेक्ट अपने को पढ़ने हैं अर्थ के रोटेशन के कारण, क्योंकि अर्थ अपने माना हुआ है कि अर्थ क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम है, क्योंकि अर्थ रोटेशन करती है। तो उस कारण क्या है कि जो भी इस पर मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे अर्थ के पर, ठीक है, जो भी मूव करते होंगे ऑब्जेक्ट, उन सब पर क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो वो वर्क करेगा, तो वो अपने पढ़ तो लिया भी कैसे वर्क करता है। अब एक तो सबसे पहली चीज है कि उसका अपने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कि वो अपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया था भाई इस तरीके से वर्क करेगा। अब उसको प्रूव अपने मैथमेटिकली करेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने कहा था कि राइट हैंड साइड में लगता है, अपने राइट हैंड की तरफ, जिस साइड आप मुंह करके खड़े हो आपके राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो आगे अपने को 4-5 इंसिडेंट पढ़नी है, और उसमें एक इंसिडेंट अपने पढ़ेंगे आज, क्षैतिज तल में गतिमान वस्तु पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो उससे पहले अपने को क्या करना है कि अगर अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के साथ क्या है, सभी जो इस पर ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करते हैं, अपने भी खुद भी रोटेशन करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो आज का टारगेट है वो है कि अर्थ के रोटेशन के कारण इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण अपने को इस पर जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है चाहे आप खुद हो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी अपने को निकालनी है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर एंगुलर वेलोसिटी तो जो अर्थ की होगी वही अपनी होगी, क्योंकि अर्थ के साथ साथ अपने मूव करते हैं। वो बात आपकी चलो ठीक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओनली पोजीशन पर डिपेंड ना करके आप किस जगह पर हो अर्थ के, ठीक है, और अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर हो और किस डायरेक्शन में हो, उन सब चीजों पर डिपेंड करती है। क्योंकि आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अपने क्या करते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसकी साइड लेते हैं। तो अब क्या होगा, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होगा, और जो इस पर ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशंस पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, उन सब का क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अलग अलग होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ड्यू टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन के कारण अपने क्या कर सकते हैं, उनकी अलग अलग होगी। तो अब देखो यहाँ पर अपने क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो देखो इस इक्वेशन का मैं आपको रट्टा भी मरवा सकता था कि इतना याद कर लो, एक इक्वेशन ही तो है, लेकिन मैंने कहा कि फिर आपके मन में ये वहम रह जाएगा कि सर ये आई कैसे या हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। देखो आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है ये आपके पास। तो अर्थ पर आप एक चीज देखो यहाँ पर, हाँ, ये अर्थ का सेंटर है, ये वाला जो ओ पॉइंट है ना यहाँ पर, ये अर्थ का सेंटर है। और ये जो पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर क्या रखा हुआ आपने, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पी पॉइंट पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, समझ आई बात। तो अब देखो क्या है कि अगर अपने अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट को मिलाएं, तो ये जो ओ पी जो है, ठीक है, ये ओ पी, ये अर्थ के क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। अर्थ की रेडियस आर के क्या होगा, ये इक्वल होगा एक तो, क्योंकि आप जहां पर भी खड़े हो अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, एक तरह का स्फेरिकल है। तो आप जहां पर भी खड़े हो या वहां से अगर आप सेंटर को मिलाओगे अर्थ के, तो वो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस थोड़ी सी टेढ़ी होगी। ठीक है, बिल्कुल जो ये अर्थ का ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, मतलब बिल्कुल सेंटर से ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा लैम्डा।
ये वाला लैम्डा क्या है यहाँ पर एंगल है बच्चों, ठीक है। और लैम्डा जो एंगल है यहाँ पर, इस लैम्डा एंगल को एक नाम दिया हुआ है, हिंदी में तो कहते हैं इसको अक्षांश कोण। क्या बोल देते हैं इसको? अक्षांश कोण। और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड या लैम्डा, ये क्या होगा, जो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो अब आप ये वाली लाइन मिलाओगे अर्थ के सेंटर से ऐसे, तो अब फिर से ये लैम्डा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि लैटिट्यूड की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जैसे जैसे अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, ठीक है। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, देखो अर्थ का सेंटर तो अपनी जगह पर कांस्टेंट ही है। अब ये वाला जो पॉइंट है पी पॉइंट, जहां पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको अपने क्या करते हैं, एज ओरिजिन मानकर। अब ये यहां पर अपने क्या मानते हैं, जो पी पॉइंट है ये क्या है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसको ओरिजिन मानकर यहां पर 3 एक्सिस लेते हैं, ठीक है। एक एक्सिस क्या आ जाएगा, जो इसका एक्स जिस पाथ पर ये रोटेशन करेगा उसके साथ आप क्या करो, ये वाला एक्सिस खींच दो ऐसे, मतलब कि आप उस पर टेंजेंट खींच दो, जो ऐसे रोटेशन करेगा ना उस पर टेंजेंट खींचोगे तो वो वाला एक्सिस एक्स डैश आ जाएगा। एक्स डैश के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी प्लेन में, एक्स और वाई एक ही प्लेन में है, ये वाई डैश आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसके अपवर्ड, ये बाहर की ओर है। देखो जो अर्थ है ऐसे है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो इस सरफेस से ऐसे आप ऊपर की ओर है बाहर, एक्स ऐसे है, वाई आपका ऐसे है, ठीक है, वाई ऐसे है, और जो जेड है वो आपका ऐसे, एक्स ऐसे, वाई इस प्रकार से, और जेड ऐसे है, ठीक है। तो अपने यहां पर कह सकते हैं, सॉरी, जो एक्स डैश वाई डैश है, जो अपने एक्स डैश और वाई डैश है वो अर्थ पर ही होंगे, ठीक है ना, अर्थ पर ही होंगे। एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट खड़ा है आपका, उसका क्या हो जाएगा, एक इस साइड में और एक 90 डिग्री के एंगल पर, जिस जो भी पॉइंट ले रहे हो, और एक उससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है इस जेड डैश की। ये 3 एक्सिस आ गए, जो आपका ऑब्जेक्ट है अर्थ पर रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना, अर्थ पर रोटेशन कर रहा है या अर्थ पर मूव भी कर रहा है। तो अब देखो क्या होगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, अब ये रोटेशन कर रहा है, तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी देखो क्या होगी, कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर रोटेशन कर रहा है इस पी पॉइंट पर, देखो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये वाली है, ठीक है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली ओमेगा है, ऐसे रोटेट कर रही है जो अर्थ है। अब एक चीज तो ये कि अर्थ अपने एक्सिस पर, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अर्थ बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है, अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है ना। जैसे आपने अगर मान लो ग्लोब देखा हुआ हो, ग्लोब जिसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, ग्लोब जिस पर यानी कि अर्थ का सारा नक्शा बना हुआ है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये 23.5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 23 डिग्री एंगल होता है ये वाला। तो ये क्या है, एक तो अर्थ अपने जो एक्सिस है बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं, अर्थ थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी है, ठीक है। 23.5 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है अर्थ है वो, एक चीज तो ये पता लगी। तो इस कारण जो इस पर ऑब्जेक्ट हैं वो भी क्या है, झुके हुए हैं। बाकी एक चीज ये है कि इसका जो ये लैम्डा एंगल है, ये लैम्डा भी इस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इस कारण जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी लगभग यहां पर से आती है, ठीक है। अगर वो ऐसे रोटेशन कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन लगभग यहां पर आएगी, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन आएगी ये इस वाई डैश के साथ यहां पर लैम्डा एंगल बना रही होगी, हमेशा ऐसे आती है, ठीक है। अब आपको मैं बिल्कुल पूरा 3D के रूप में तो नहीं बता सकता ये कैसे होगा, लेकिन आप ये मान लो कि इस y डैश जो ये है एक्सिस, इसके क्या आती है, ये साथ में लैम्डा एंगल बनाती हुई आती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम का यहाँ पर ये देखो P पॉइंट दिखा रखा है, और ये वाला एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, जो अर्थ पर रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट उसकी है, ठीक है। वैसे तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी लगभग सेम ही होगी जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के, तो ओमेगा यहाँ पर ली हुई है एंगुलर वेलोसिटी। अब इस ओमेगा के क्या होंगे, ये ओमेगा यहाँ पर वाई के साथ क्या, वाई डैश के साथ क्या कर रहा है, लैम्डा एंगल बना रहा है,
तो ये वाला जो एंगल है आप, क्योंकि पता है आपको जो y डैश और z डैश दो तीन एक्सिस जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो ये वाला जो होगा ये आपका 90 माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों लिया हुआ है। ठीक है, एक चीज आप समझो, मैं आपको समझाने की थोड़ी सी ट्राई करता हूँ। देखो, आप पहले मेरी तरफ देखो, इस डायग्राम की तरफ नहीं। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो ऐसे एक्स एक्सिस है, इस तरीके से वाई एक्सिस है, इस तरीके से जेड एक्सिस। तो जो यहाँ पर पड़ी हुई ऑब्जेक्ट है ना, पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, तो उस पर क्या होगा, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये जेड एक्सिस है, और ये वाई है यहाँ पर ऐसे। तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो लगभग यहाँ से आती है, ऐसे टेढ़ी सी, मतलब कि इसके साथ में ऐसे तो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से ऐसे एंगल बनाते हुए, और इधर क्या है, ये वाला ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से भी ये वाला कितना एंगल बनता है एंगुलर वेलोसिटी का, लैम्डा एंगल बनता है। ठीक है, ये बनता ही बनता है। अब कैसे बनता है वो उस गहराई में आपको नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है ना, भी कैसे बनता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, वो सारी 3D की बातें हैं, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना याद रख लो भी लैम्डा एंगल बनता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं इसको यहाँ पर सिंपल फॉर्म में बनाऊं, जैसे ये वाई डैश है और ये जेड डैश है, और इसके बीच में यहाँ पर ओमेगा आ रहा है, और ये लैम्डा एंगल बना रहा है, तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कोस लैम्डा हो जाएगा, और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट यहाँ पर बन जाएंगे, एक ओमेगा कॉस लैम्डा और एक ओमेगा साइन लैम्डा। तो अब इस एक्स डैश की डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट वेक्टर मानूं आई डैश, वाई डैश में मानूं जे डैश कैप, और के जेड डैश में मानूं के डैश कैप, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ओमेगा कॉस लैम्डा और एक ओमेगा साइन लैम्डा। तो जो इक्वेशन ऑफ रोटेशन बनेगी यहाँ पर, यानी ओमेगा वेक्टर की इक्वेशन बनेगी, वो आपके सामने ये वाली बनेगी कि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा, और कोस लैम्डा वाला देखो आप, ये कोस लैम्डा यहाँ पर वाई डैश की डायरेक्शन में है, मतलब जे डैश कैप की डायरेक्शन में है ये, तो ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा, और ये वाला जेड डैश वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, के डैश कैप डायरेक्शन होती है, साइन लैम्डा के डैश कैप। तो ये क्या आ गया, ये अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ, अर्थ के सेंटर के साथ जो उसका लेटिट्यूड है या अक्षांशीय कोण है, वो अक्षांशीय कोण उसका लैम्डा है, तो जो इसका ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, एक कंपोनेंट इसका जे डैश कैप होगा और एक के डैश कैप होगा, और अर्थ के हर पॉइंट के लिए ऐसा ही रहेगा ये वाला, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। इस पर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर वाला कोई चक्कर नहीं है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध वाला। ये इक्वेशन आपको मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। आगे 3-4 टॉपिक इसी पर बेस्ड आएंगे इक्वेशन के, और न्यूमेरिकल भी खास करके आपकी इसी पर डिपेंड है। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप। समझ आई बात? तो इतनी कहानी ये थी ऊपर वाली, ठीक है ना, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, और जिस बच्चे को नहीं समझ आई या तो दोबारा देख लो वीडियो को एक बार और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर मेरा एक ही यानी कि आपको सजेशन है, इसका रट्टा मार लो बच्चों, ठीक है ना। आपके से कभी नहीं पूछेगा, आप नेट तक का पेपर दे लो, आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये आया कैसे है, वैसे इसका डायरेक्ट यूज होता है, और वो डायरेक्ट यूज अपने को याद होना चाहिए। समझ आई बात? ठीक है, अब उसके बाद आता है ये इक्वेशन, मेरे को तो बस ये इक्वेशन बतानी थी यहाँ पर। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, ये कोई बुक में अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ये वाला जो ऊपर है, ठीक है ना, ये अलग से टॉपिक नहीं है कोई, बस इस इक्वेशन को निकालने का तरीका है, वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इफेक्ट्स ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और इसमें पहला टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है अर्थ का, अर्थ का हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जिस पर अपने रह रहे हैं, एक तो स्काई है, स्काई में तो वर्टिकल हो गया, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, ओनली हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस वाला जो पार्ट है, तो उस सरफेस वाले पार्ट पर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में जा रहा है, जेड में नहीं जा रहा, वो ऐसे उड़ नहीं रहा है वो, ठीक है ना, नीचे ही चल गति कर रहा है, मतलब मोशन कर रहे हैं नीचे, जैसे अपने जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो 2 डायमेंशन में जाते हैं, 3 में, 3 वाला तो कौन सा हो गया, ऊपर वाला स्पेस वाला हो गया,
तो वही चीज है यहाँ पर कि क्षैतिज तल में गतिमान वस्तु, जैसे बॉल को अपने लुढ़काते हैं अर्थ पर, मान लो बॉल लुढ़का रहे हो आप, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होगी उसकी। तो इसमें कोरियोलिस बल का, कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट अपने यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब अपने यहाँ पर क्या करना है, वी नो दैट, अपने जानते हैं, वी नो दैट जो ओमेगा वेक्टर की वैल्यू है यहाँ पर, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू फॉर एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं अपने फॉर एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा कोस लैम्डा जी डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप, ठीक है, ये होती है। और अब अपने कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, यानी जो नॉर्मल वेलोसिटी है उसकी v वेक्टर, वो अपने मान लेते हैं कि vx i डैश कैप है और vy है वो क्या है g डैश कैप है, मतलब कि x और y डायरेक्शन में ही जा रही है, z में नहीं जा रही है जो ऑब्जेक्ट है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब यही है, ठीक है। वर्टिकली जो कंपोनेंट है वो 0 है उसका, हॉरिजॉन्टल में vx और vy है। तो अब आपको पता है इस पर कोरियोलिस फोर्स निकालना है, तो यहां पर लिख देते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है क्या होती है, एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू -2m और ब्रैकेट में क्या आता है ओमेगा क्रॉस में v, ओमेगा क्रॉस में v। तो ओमेगा और v का आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है ना, ओमेगा और v का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं यहाँ पर, तो देखिए अपने क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ओमेगा और v का। तो देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू -2m, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते होते हैं पता ही है ना आपको, ठीक है। यहां पर लिखते हैं अपने आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप, ठीक है। और यहां पर ओमेगा वेक्टर लिखेंगे पहली लाइन में, ओमेगा वेक्टर, तो आई डैश कैप तो उसमें है ही नहीं, ये वाला ओमेगा कोस लैम्डा है और ये वाला ओमेगा साइन लैम्डा है, ठीक है, ये वाला है। और यहां पर जो ये है वी एक्स, ये है वी वाई और ये है 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब अपने इसका क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो बोर्ड की तरफ ध्यान दो आप, क्रॉस प्रोडक्ट एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू -2m, अब बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं और बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले आई डैश कैप आ जाएगा, आई डैश कैप का करते हैं अपने, ठीक है। वैसे तो आई डैश कैप आप बिल्कुल लास्ट में लगाओ फिर सही रहेगा। तो आई डैश कैप वाले में आई डैश कैप वाली लाइन छोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखो जो मल्टीप्लिकेशन होगा पहले ये होगा फिर ये हो जाएगा माइनस में आके, ठीक है। तो अपने करते हैं देखो 0, इसका तो 0 आएगा और इसका क्या आ जाएगा -vy ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आई डैश कैप, फिर प्लस में जी डैश कैप का उल्टा होता है इससे, अगर आपको यहां पर प्लस लगाना है फिर तो उल्टा होता है, और अगर माइनस लगाना है तो फिर इसी आपका यानी कि ऑर्डर में रहेगा। तो यहां पर प्लस लगाते हैं अपने, तो प्लस लगाएंगे तो पहले इसका इससे होगा, ठीक है, फिर इसका इससे होगा, ये तो 0 ही है, तो मतलब एक ही यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा और वो हो जाएगा ओमेगा वी एक्स साइन लैम्डा और जे डैश कैप, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर के डैश कैप, मैं इसको रफ कर देता हूं, लास्ट में के डैश कैप वाला आ जाएगा। तो के डैश कैप के लिए देखो, के डैश कैप वाली लाइन छोड़ दो, तो 0 और वी वाई का क्या हो जाएगा 0 और माइनस में क्या आ जाएगा ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पर के डैश कैप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा -2m और ब्रैकेट में आपके पास बन गया -vy ओमेगा साइन लैम्डा और आई डैश कैप और प्लस में ओमेगा वी एक्स साइन लैम्डा और जे डैश कैप
और माइनस में यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा, और साथ में आ गया के डैश कैप। ये आ जाएगा, समझ आई बात। अब इसको देखो, -2m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2m को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ सी वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा वो देखो ओमेगा, मैं इसको सेट करके लिखता हूँ। सबसे पहले 2m ओमेगा वी वाई साइन लैम्डा, और साथ में आई डैश कैप। ऊपर वाले स्टेप पर आपकी नजर होनी चाहिए, फिर नीचे वाला स्टेप आपसे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में, क्योंकि ये अंदर प्लस है और बाहर माइनस है, तो माइनस में 2m ओमेगा वी एक्स साइन लैम्डा और जी डैश कैप, ठीक है। और प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और बाहर भी माइनस है, प्लस में 2m ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा और के डैश कैप। ये आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो अब इसमें अपने क्या करते हैं, जो फर्स्ट दोनों हैं, फर्स्ट दोनों में से अपने कॉमन लेते हैं एक चीज, देखो क्या, एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, जो फर्स्ट दोनों है इसमें 2m और साथ में ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा। तो यहां पर बचेगा वी वाई साइन लैम्डा आई डैश कैप, और माइनस में वी एक्स, सॉरी यहाँ पर आपके पास साइन लैम्डा भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, साइन लैम्डा भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो -2m ओमेगा साइन लैम्डा, और ब्रैकेट में बचा आपके पास वी वाई आई डैश कैप माइनस में वी एक्स जे डैश कैप, ठीक है ना, वी एक्स जे डैश कैप आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 2m ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा और के डैश कैप, ये आ जाएगा, समझ आई बात। तो अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब अपने यहाँ पर इसको लिखते हैं, देखो क्या, कि हेयर एफ सी एच वेक्टर इज इक्वल टू 2m ओमेगा साइन लैम्डा, और साथ में वी वाई आई डैश कैप, और माइनस में वी एक्स जी डैश कैप, समझ आई बात। और प्लस, और यहाँ पर लिखते हैं अपने जो एफ सी एच है, ये यहाँ पर क्या है, सोचो ये एफ सी एच क्या है, उतने टाइम में एफ सी वी लिखता हूं। तो एफ सी वी जो आ जाएगा 2m ओमेगा वी एक्स और कॉस लैम्डा और के डैश कैप, ठीक है। एफ सी एच है जो यहां पर, ये अपने बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, यानी कि कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, हिंदी मीडियम वालों को क्षैतिज घटक, इससे समझ आ जाएगी, ठीक है। कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, एफ सी एच, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, और जो एफ सी वी है वेक्टर यहां पर, ये अपने बोल देंगे वर्टिकल कंपोनेंट, सी वी का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और इसको अपने बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर हिंदी में। तो अब इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊपर वाला कोरियोलिस फोर्स का कंप्लीट फॉर्मूला आ चुका है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फोर्स है अपना, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस तरीके से लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स किस तरीके से लग रहा है वो देखो आप। तो अब देखो आप यहां पर एफ सी एच की अगर मैं बात करता हूं, आप एफ सी एच वाली इक्वेशन देखो, यहां पर आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि एफ सी एच, सबसे पहले इसमें ये तो चलो कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, साइन लैम्डा, आप इतनी चीज को देखो यहां पर, ठीक है। आपने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी वो थी वी एक्स आई डैश कैप और प्लस में वी वाई जी डैश कैप, ये इक्वेशन थी,
अब यही इक्वेशन यहाँ पर चेंज होके साथ में इसके कांस्टेंट आ गया और कोरियोलिस फोर्स की इक्वेशन में यही इक्वेशन आ गई माइनस वी एक्स जी डैश कैप, माइनस वी एक्स जी डैश कैप और प्लस में वी वाई यहां पर आ गया आई डैश कैप। ठीक है ना, यही इक्वेशन। हाँ, इसके साथ जरूर कांस्टेंट हो गया कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो वेलोसिटी थी, ये तो क्या थी, वेलोसिटी थी। ठीक है, और ये क्या है, इसका फोर्स है इस पर लगने वाला, वेलोसिटी और फोर्स। लेकिन मैं बात डायरेक्शन की कर रहा हूं यहां पर, डायरेक्शन की कर रहा हूं यहां पर। तो देखो अगर मैं बात डायरेक्शन की कर रहा हूं, इसको समझो आप कि ये मान लो आप यहां पर ये वाली जो डायरेक्शन है ये आई डैश कैप है। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन है जे डैश कैप है, ये माइनस आई डैश कैप है और ये यहां पर क्या है, माइनस जे डैश कैप। अब इसको अच्छे तरीके से समझना। एक चीज जो आपने पढ़ी थी कि जो अगर अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कोरियोलिस फोर्स उस पर राइट साइड में लगता है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अपने यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में माना हुआ है। ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको अपने एज्यूम कर रखा है, क्योंकि अगर साउदर्न में होता तो यहाँ पर जो इसका ये वाली वेलोसिटी है, ये आप देखो ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है। थोड़ा सा ये भी समझा दूं, ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला लेते हैं, सेंटर से ऊपर। अगर मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी यहाँ पर ली हुई है, अगर नीचे लेते तो आपको इसके हिसाब से लेनी पड़ती, आई डैश कैप और माइनस जे डैश कैप। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये थी, माइनस वाला कोई चक्कर नहीं था। तो अपने तभी यहाँ पर क्या लिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लिया हुआ है, मान लो यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट पर जो यहाँ पर है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट था, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था, वो आई डैश की डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। ठीक है ना, अब ये वाला कहां पर जा रहा है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, क्योंकि इसको अगर अपने सही तरीके से लिखे तो ये माइनस जे डैश कैप हो जाएगा, यहाँ पर वी एक्स माइनस जे डैश कैप और प्लस में वी वाई आई डैश कैप। ठीक है, तो अब देखो आई डैश का माइनस जे डैश बन रहा है, मतलब कि आई डैश का जो कंपोनेंट था वी एक्स, उसके कारण जो फोर्स है वो माइनस जे डैश पर, जे डैश वाली साइड लग रहा है। मतलब कि फोर्स यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यानी कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन लगेगा इसकी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इस साइड मूव हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, इस साइड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर मान लो मैं आपको कहूं कि आप यहां पर खड़े हुए हो इस ओ पॉइंट पर, और आपका जो मुंह है वो इस साइड में, अपने आप को एज्यूम करो कि आप यहां पर खड़े हो ओ पॉइंट पे और आपका मुंह है वो इस डायरेक्शन में है, और आपको मैं कह रहा हूं कि माइनस जे की तरफ जाना है, तो आपका माइनस जे की तरफ कौन सा हैंड होगा, माइनस जे वेक्टर की तरफ, जे डैश वेक्टर कैप की तरफ कौन सा हैंड होगा आपका, तो आप कहोगे कि सर हमारा राइट हैंड होगा। मतलब कि जो एक्स कंपोनेंट के कारण फोर्स लगता है वो राइट डायरेक्शन में लगता है यहाँ पर। समझ आई बात, क्योंकि आई डैश कैप का माइनस जे डैश कैप हो रहा है। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा यहां पर ये तो होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वी एक्स की बात। अब बात वी वाई की आती है, ठीक है ना, एक्सिस मिट गया, वी वाई की बात आती है, वी वाई की बात भी अपने करते हैं। देखो क्या आएगा वी वाई में, अब आप वी वाई की बात करो तो वी वाई वाला जो ये कंपोनेंट था ये पहले जे डैश में था, अब ये कह रहा है फोर्स कहां लग रहा है, आई डैश की साइड लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, आई डैश की साइड। तो अब आप एक चीज देखो कि यहां पर अगर आप जे डैश की तरफ मुंह करके खड़े हुए हो, ठीक है, आपका जो मुंह है वो आप इस तरीके से खड़े हो, आपका मुंह जे डैश की तरफ है, तो अब ये कह रहा है कि आई डैश की तरफ फोर्स लगता है, तो अब ये आई डैश आपकी कौन सी साइड है, राइट साइड में है। आप इस साइड मुंह करके खड़े हो और आपका ये देखो तो ये राइट साइड में आ गया, तो मतलब कि आई डैश कैप है वो माइनस जे डैश कैप की तरफ फोर्स, वेलोसिटी अगर क्या थी आई डैश की तरफ में थी, तो फोर्स क्या आ गया आपका माइनस जे डैश में आ गया, और अगर जे डैश था तो वो क्या हो गया आई डैश की डायरेक्शन में लगने लग गया वेलोसिटी और फोर्स। तो इसका मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें क्या है, जो फोर्स है वो हमेशा राइट हैंड की तरफ लगता है, राइट हैंड की तरफ ये फोर्स है ये वर्क करता है। ठीक है, समझ आई बात। अब आप कहोगे कि सर हॉरिजॉन्टल की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने हॉरिजॉन्टल में लिए हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उस पर हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसका ही डिस्कशन करेंगे।
ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण राइट हैंड साइड में। अब आप कहोगे कि सर जो साउदर्न हेमिस्फीयर था यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध था, मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं पर है अर्थ के नीचे वाली साइड, तो इस पर तो आप क्या करो, वेलोसिटी ले लो, Vx क्या आ जाएगा, आई डैश कैप आ जाएगा, और माइनस में या प्लस में Vy यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस जी डैश कैप, या माइनस, इसको माइनस लेना पड़ेगा आपको, इसको प्लस करना है तो इस तरीके से एक ले लो। अगर इस वाले यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो तो यहाँ माइनस Vx आई डैश कैप आ जाएगा और माइनस Vy जी डैश कैप आ जाएगा। तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके देख लो। आप देखना हमेशा जो फोर्स है यहाँ पर तो लेफ्ट साइड में लगेगा और ऊपर वाली साइड आपका हमेशा राइट साइड में फोर्स लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। बहुत यानी कि मेहनत से मैंने समझाया है और मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला आप खुद कर सकते हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। ये वाला आप चाहे ये केस ले लो चाहे ये केस ले लो, आपको हमेशा लेफ्ट की तरफ लगता हुआ फोर्स मिलेगा। ठीक है, चारों पार्ट में कहीं ले लो, यहां ले लोगे तो यहां से फिर राइट में आ जाएगा, यहां लोगे तो यहां फिर से किस में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में फोर्स लगता हुआ आपको एज यहां पर लगेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया और वैसे भी अपने यहाँ पर आपको पता ही है कि राइट साइड में फोर्स लगता है। ठीक है ना, राइट साइड में। अगर देखो आपका यानी इसका मतलब है भी आप ऑब्जेक्ट को इस साइड, ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका इस साइड मूव कर रहा होता फिर आपका राइट साइड में लगता। उस दिन आपने ऐसे पढ़ा था, ऑब्जेक्ट आपका नीचे मूव कर रहा है तो ये राइट साइड है उसकी ये हो जाएगी। समझ आई बात। तो इस तरीके से होता है। बाकी अभी 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, इसके आगे और आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाले एग्जाम्पल यानी आज वाला टॉपिक समझ में जरूर आ गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखो, मुझे उम्मीद आपको पक्का समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आगे शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सर के चैनल को जरूर सपोर्ट करो, आपके लिए मेहनत करता हूँ तो सपोर्ट करने का हक आपका बनता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद आपको पसंद आई होगी और टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF नोट्स मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।